नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, जो दर्शक हैं वो कुछ समर्थन में हैं, तो कुछ जो है जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस समर्थन और विरोध पर हम बाद में बातचीत करेंगे। मेरा जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय सभ्यता जो है वो सैकड़ों वर्षों में कैसे धीरे धीरे उसमें ह्रास हो रहा है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जितेंद्र ओझा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है कि ये जो सैकड़ों साल में जो भारतीय सभ्यता का धीरे धीरे जो ह्रास हुआ है वह कितना खतरनाक है? ये काफी खतरनाक तो है, और जो धीरे धीरे ह्रास हुआ है, ये ह्रास अब से नहीं हो रहा है। ये ह्रास हो रहा है, समझ लीजिए कि 4th-5th सेंचुरी एडी से मैं ये कहूँगा। इस बीच में कई दफे इस सभ्यता को जिंदा करने के, मजबूत करने के कई प्रयास हुए हैं। नहीं तो देखिए, हमारी सभ्यता जो है, मैं इंडिया की सभ्यता नहीं कहता हूँ, इंडो एशिया कहता हूँ। ये इंडो एशिया सभ्यता शुरू होती थी अफगानिस्तान से या ईरान के बॉर्डर से शुरू होती थी, सेंट्रल एशिया तक जाती थी, और ये पूरा तिब्बत वगैरह होते हुए पूरा आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया तक जाती थी। तो हम एक सिविलाइजेशन स्टेट नहीं थे, सिविलाइजेशन बहुत बड़े थे और स्टेट भी थे। और इस सभ्यता की शक्ति कहाँ से आती थी? इस सभ्यता की शक्ति जो है, चार बुनियाद, जिसे हम भारत तंत्र में भी कहते हैं, कि वो चार बुनियादें क्या हैं। कि पहले तो वो व्यक्ति के चरित्र को, उसके स्वास्थ्य को, उसके दिमाग को, उसके दिल को, सभी को मजबूत करने की बात कहता था। और इसे बात नहीं कहता था, ये एक जीवन पद्धति का तरीका था, जिसमें योग कहें या यज्ञ कहें या बहुत सारे चिंतन आप कहें, व्यक्ति और समाज में उसकी समन्वयता की बात कहता था, और समाज और प्रकृति में समन्वयता की बात कहता था। लेकिन हमने इन तमाम चीजों को खत्म करके कुछ रिचुअल्स में बंध गए, और रिचुअल्स में बंधने की वजह ये रही कि आदमी में जो बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां भी उसके जीन्स में इनबिल्ट हैं। और ये हमेशा जो है नए विचारों की आवश्यकता पड़ती है, नए लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है शुद्धिकरण करने के लिए। और भारत में ये शुद्धिकरण, समझिए कि गौतम बुद्ध के समय में भी 200 मूवमेंट चल रहे थे। सामाजिक जो सभ्यता की ह्रास की बात आप कर रहे हैं, तब की बात मैं कह रहा हूँ। समझिए 7th सेंचुरी BC में वो बातें चल रही थी। तो देखिए, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी, और वो आके बून या चिंपैंजी या गोरिल्ला तरह की मानसिकता के साथ जो है, उन्होंने आके हमारा नुकसान किया। फिर ये पायरेटिक लोग आए उसके बाद। पायरेसी के अलावे मैं नहीं कहता कि वो खराब लोग थे, लेकिन उनकी सभ्यता में, उनके जीन्स में, उनके सोच में वो अंश मौजूद रहे। आके उन्होंने हमारी सभ्यता का फिर विनाश किया। और उसके बाद अब जो मौका आया है, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी भी भूल गए हैं, पहले भी डिस्टॉर्ट हो चुके थे, और अब जो है दूसरे प्रभावों के अंदर आके, और ये जो नए विचारों को हम आने नहीं देना चाहते हैं, तो फिर ये जो मौका मिला है हमें एक सभ्यता के रूप में आने का, तो उस मौका को हम फिर नुकसान कर रहे हैं। और इसका नतीजा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खराब होगा, क्योंकि भारत की वजह से ही पूरे इंडो एशिया में प्रॉस्पेरिटी थी, स्टेबिलिटी थी। भारत कमजोर हुआ तो इस तमाम जगह दिक्कत आई। और आज भी मैं समझता हूँ कि भारत अपनी सभ्यताओं के जरिए मजबूत होता है, तो शायद दुनिया में ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा सिक्योरिटी आएगी। प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल सभ्यता को लेकर इसलिए था कि क्योंकि दर्शक यह जान ले कि जो हमारी सभ्यता है वह कितनी विशाल सभ्यता रही है। लेकिन सर, हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि क्या जो इस सभ्यता को कमजोर करने में इतिहासकारों की क्या भूमिका रही है, और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रवीण जी, होता क्या है कि जब आप एक सभ्यता के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में आप पे आक्रमण होता है और बाहर की शक्तियां आपका दमन करती हैं, तो वो वही इतिहास लिखती हैं जो इतिहास उनको सूट करता है। वो कभी भी, पश्चिम के बहुत सारे लोग कभी ये मानना नहीं चाहते थे कि भारत का प्राचीन इतना गौरवशाली है। उसके पहले जो मुगल आक्रांता आए, और बहुत लोगों ने जिस किसी वजह से उनकी तारीफ की, वो लूटने के लिए हिंदुस्तान में आए। वो वैगाबॉन्ड थे, वो तो ऐसा समझिए कि डकैतों के गिरोह की तरह थे, जो आके लूटे। न उनका आगे कुछ था न पीछे था, उनको कुछ आता नहीं था लूटने के सिवा। तो अब जिस किसी वजह से ब्रिटिश ने भी उनकी बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश की, और यहाँ आके निश्चित रूप से थोड़ी बहुत सभ्यता उनमें आई, यहाँ के वो हो गए और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और भारत के भीतर भी कुछ लोगों ने, देखिए कि जो बहुत से ओरिजिनल लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, वो तो चले गए,
और एक ऐसे कॉम्प्राडोर किस्म का एलीट आया जो सर्वाइव ही किया फोर्ट के पेट्रोनेज के जरिए। फोर्ट का प्रश्रय मिला तो उसके पेट्रोनेज के जरिए किया, तो निश्चित रूप से अपने जो कोई भी राजा क्यों न रहा हो वो उसकी तारीफ करते रहे। तो इतिहासकारों में भी यही रहा कि उस वजह से उन्होंने ये जो मुगल का रहा उसकी भी तारीफ की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिरंगी लोग थे उसकी भी तारीफ की। लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों से ज्यादा गलती हुई यही परंपरा जो इनके आने से पहले आ चुकी थी, जिसने भारत को कमजोर कर दिया था। देखिए, हमारे यहाँ एक ऋषि भृगु की कहानी है, लोगों ने सुना होगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि उस कहानी का मकसद क्या है। उस कहानी में ये कहा जाता है कि ऋषि भृगु ने एक दफे फैसला किया कि कौन से ईश्वर सबसे बड़े हैं। वो तमाम ईश्वरों के पास जाते हैं, अग्नि के पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको अनाप शनाप बोलते हैं उनके इम्तिहान लेने के लिए। और इन तमाम भगवानों ने उनके साथ जो है बड़ा दुर्व्यवहार किया। शिव जी ने कहा कि तीसरी आंख से भस्म कर देंगे, इंद्र ने कहा कि वज्र से तुम्हें मार देंगे। और उसके बाद वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनकी छाती पे वो अपने पैरों से प्रहार करते हैं। और उस प्रहार के बाद भी भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आपके पैरों पे चोट तो नहीं आई। तो ये कहानी है, शायद ऐसी घटना नहीं होती होगी, लेकिन इस कहानी को कहने का मकसद ये था कि जो लोग जो तपस्या या ये सब बातें हम कहते हैं वो तपस्या वाकई नहीं होती है, वो साइंटिफिक रिसर्च होता होगा, नॉलेज की परस्यूट होती होगी। तो ये जो ऋषि या नॉलेज को जो सीकर थे, जो जिनकी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, तो उस नॉलेज का और कैरेक्टर का सम्मान करने की परंपरा थी। उसी का गलत अपभ्रंश हो गया कि जातिवाद आ गया ब्राह्मण के नाम पे, और ये तमाम चीजें आई। तो मेरा ये कहना था कि जिस सभ्यता का की ह्रास की हम बात कर रहे हैं, ये ह्रास मुगल के आने से काफी पहले से शुरू हो रहा है। साथ में परिवर्तन लाने की भी बहुत कोशिश हुई, ऐसी बात नहीं कि परिवर्तन आई, लेकिन हम उसे टोटलिटी में समझने की उतनी भारत के विद्वानों से या इतिहासकारों से वो प्रयास नहीं रहा, क्योंकि हम दिमागी रूप से गुलाम हो चुके हैं। पश्चिम के बनाए मापदंड पे सोचते हैं या मुगल के बनाए मापदंड पे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपना मापदंड जो पुराना था वो खुद कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उपनिषद, मैं तो उपनिषद पढ़ने वाले परंपराओं से आता हूं और फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश किया अपने तमाम स्ट्रेटजी, वॉरफेयर, गवर्नेंस पढ़ने के बाद, तो हमें लगता है कि कितनी डेप्थ थी हमारे सिविलाइजेशन में और कैसे हम डिजेनरेट किए। तो देखिए प्रवीण जी, इसका सार यही है कि हम विद्वानों को दोष दें, लेकिन भारत में एक बड़े विजनरी लीडरशिप की जरूरत है। और वो विजनरी लीडरशिप आती है, वो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो, सोसाइटल लीडरशिप भी हो, जो भारत की आत्मा को जगाए। तो उस आत्मा से हम किसी को शिष्य बनाने की कोशिश नहीं करें। दुनिया अपने आप हमसे जुड़ना चाहेगी और हमसे फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन अगर आपकी में ज्ञान है और चरित्र है तो राजनीतिक शक्ति का, सामरिक शक्ति का होना भी बहुत आवश्यक है, वरना आप उससे अधूरे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और ये भारत के लोगों को समझने की जरूरत है, मेरा यही कहना है प्रवीण जी। सर, इतिहासकार को लेकर मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि अगर जिस इतिहास की और जिस सभ्यता की हम और आप लगातार ये बात कर रहे हैं, तो क्या अगर इतिहासकार उस रूप में उसको प्रेजेंट करते तो क्या वो उससे और ज़्यादा फायदा नहीं होता? जो अभी जो ये ह्रास हो रहा है ये कम से कम नहीं होता, क्योंकि हमको जो इतिहास में बताया गया है ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं। देखिए, जो इतिहास में बताया कि मैंने कहा ना कि ये दरबारी इतिहासकार थे। किस दरबार के इतिहासकार थे? पहले तो जो हमारे राजा, हिंदू राजा के दरबार के इतिहासकार थे जो खुद भ्रष्ट हो चुके थे। कौटिल्य के बाद आप देखें कि बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। नहीं तो हमारे ओरिजिनल क्या था? महाजनपद, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, हम दोनों थे। अगर 16 महाजनपद की बात हम करें या उसके पहले के काफी इतिहास तो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो वहां से शुरुआत होता है। फिर वो मुगल के दरबारी इतिहासकार बन गए, फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दरबारी इतिहासकार बन गए, फिर जो पढ़ाया लिखाया गया तो उसके हिसाब से वो करने लगे। तो हुआ ये है कि हमारे बहुत सारे विद्वानों के दिमाग में फिजिकल चिप तो नहीं लगा है, लेकिन वो मेंटली बहुत कंडीशन हो चुके हैं कि सारी चीजों को उसी नजर से देखना जिस नजर से पश्चिम के लोग देखते हैं या मुगल ये के लोग देखते हैं। कभी कलकत्ते में प्रवीण जी एक चुटकुला हुआ करता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था 19वीं शताब्दी में, कि अगर लंदन के सड़कों पे बारिश होती है तो कलकत्ते के सड़कों पे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग छाता और टोपी लगा के घूमते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता नहीं है कि अंग्रेज लंदन में छाता टोपी क्यों लगा के घूमता है। अंग्रेज तो इसलिए घूमता था कि वहां बारिश हो रही थी लंदन में, लेकिन उनकी नकल करने की वजह से वो कलकत्ते में भी छाता टोपी लगा के घूमते थे। तो इस तरीके से एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल स्लेवरी कहें या साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहें, वो हो चुकी थी और उसी का असर इतिहास की बहुत सारी किताबों में आता है। अगर हम राजा भरत की बात करते हैं तो स्टीफेंस के और यहाँ के पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग तो उसको नकारने की कोशिश करते हैं। जब उपनिषद की बात मैं करता हूँ तो उसको भी नकारने की बात वो करते हैं और टोटली वो डिसमिस कर देते हैं। और उनकी पूरी भारत के बारे में जानकारी 400, 500, 1000 साल से अधिक नहीं है। और यही हाल तथाकथित मैं कहता हूँ हिंदूवादियों की है। हिंदू शब्द तो होता ही नहीं हमारे डिक्शनरी में, हिंद शब्द का इस्तेमाल ही अरब से आया है। तो हमारी सभ्यता की जो गहराई है उसमें जाने की बहुत आवश्यकता है और इंडोक्रेसी तो हम लोग का या भारत तंत्र एक बहुत छोटा सा प्रयास है उस दिशा में। प्रवीण जी सर, अब हम वापस द कश्मीर फिल्म का जो कंटेंट है उस पर आते हैं कि जिस प्रकार से विवेक अग्निहोत्री ने इस पूरे फिल्म में कंटेंट को दिखाया है, क्या आप उस कंटेंट से सहमत हैं कि वो सही है? देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि जो चीज दिखाई जाती है या दिखती है, सिर्फ मैं उसको नहीं देखता हूं, उसके पीछे क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं उसको भी देखता हूं। तो जो इन्होंने दिखाया ये एक सच तो जरूर है और सच इससे भी खतरनाक है। ये इस वक्त की बात नहीं, मैं जेएनयू में उस वक्त पढ़ता था और दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैं नेशनलिस्ट उस वक्त भी था और अल्ट्रा लेफ्ट के लोगों से मेरा झगड़ा ही इस बात पे हुआ नेशनलिज्म को लेके। और पूरी जिंदगी मैंने नेशनलिज्म सिर्फ नारा नहीं लगाया, प्रवीण जी आपको पता होगा कि जिंदगी मैंने गला दिया नेशनलिज्म के इसमें। तो जो उन्होंने दिखाया उसमें कोई सच के मैंने शक की गुंजाइश नहीं, वो सही है और हकीकत उससे भी खतरनाक, उससे भी भयानक रही है। लेकिन इसके बाद की भी बातें जो है, जो जब तक हम उसको नहीं जानते हैं तो इससे बड़ा एक मिसगाइडेड परसेप्शन आएगा। और ये जो श्रीमान अग्निहोत्री हैं, इनकी नीयत से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इनका नीयत है कि अभी हिंदूवाद का जो तथाकथित हिंदूवाद की बात चल रही है उसमें जो है कश्मीर के लोगों की पीड़ा को वो जो है फाइनेंशियली इनकैश करना चाहते हैं। अगर वो सारी बातें दिखाते और साथ में ये भी कहते कि इस फिल्म से जो भी फायदा होता है उसका 60%, 80% अपना खर्च रोक के वो कश्मीर के उन पंडितों को, मैंने मजबूर पंडितों को देंगे या उन सुरक्षा कर्मियों को देंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के और बहुत मुश्किल हालात में भारत से कश्मीर ऑलमोस्ट जा चुका था, वो ऐसा समय आया उसको वापस लेके आया, वो तो है नहीं। ये इनकी नीयत में दोष है, इनका नीयत अधर्म से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इस माहौल को देखते हुए ये अब बना रहे हैं जब सरकार में चीजें फेवरेबल है। हो सकता है लोग कहते हैं सरकार के राजनीति, सरकार नहीं, मैं कहता हूँ पूरे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को प्रमोट मिलेगा, वो बता रहे हैं। और करने का जो मकसद है उसमें देखिए बहुत से मुसलमान सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की और वो कहते रहे भारत सरकार से कि हमें जेल में बंद कर दो, जो मुसलमान नेता हैं कि जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दोगे तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन उनको जेल में बंद नहीं किया गया। इन्होंने इस फिल्म में एक जो बहुत बड़ा, जो मैं कहता हूं देशद्रोह के बराबर काम किया है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कवर्ट वॉर का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये जो है 15 से 20 साल तक आईएसआई की लगातार ऑपरेशन चलती रही। 1971 के बाद से ही वो बिलबिलाए थे अपनी हार के बाद और मिड 70s के बाद से वो प्रयास करते रहे। 1980 के दशक के शुरुआत में ये चीजें बड़ी ऑब्वियस हो गई थी कि पाकिस्तान ने तबलीग के जरिए ये जो है वहां की जनता का ये दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। नहीं तो 1965 की लड़ाई में प्रवीण जी, जब भी कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा जाता था तो कश्मीर के मुसलमान लोग उसकी पिटाई करते थे और पिटाई करने के बाद जो है वो भारत की सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर देते थे। इसका बहुत ज्यादा इसका उदाहरण है। ठीक है, पॉलिटिक्स में शेख अब्दुल्ला दोनों तरफ खेलते रहे और भारत की सरकार उनको करती रही, वो दूसरी बातें हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक तो इनकी नीयत में फायदा है। मैं तो हिंदू और धर्म की जो मुझे शिक्षा दी थी, बहुत कम उम्र में विष्णुकांत शास्त्री जी थे, मेरे गुरु थे, वो संयोग से भारतीय जनता पार्टी में थे और उनको मैं 1970 के दशक से जानता हूं और उनके 77 के चुनाव में 9 वर्ष की उम्र में उनके लिए मैं एक चाइल्ड मैस्केट की तरह उनके साथ जाया करता था उनके चुनाव प्रचार में। और उन्होंने मुझे ये कहा कि धर्म का मतलब जो भी काम अर्थ की लालसा से, यश की लालसा से और शारीरिक सुख की लालसा से किया गया हो वो धर्म होता ही नहीं है। तो ये काम जो है अर्थ की लालसा से और यश की लालसा से किया गया है, तो ये एक अधर्म का काम है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इतने बड़े चीजों को बिल्कुल नहीं बताया, पाकिस्तानी फैक्टर को कहा ही नहीं, जिस पाकिस्तानी फैक्टर ने 15 से 20 साल तक आप देखें कि सबवर्ट करके, प्रोपेगेंडा करके
ये इनडायरेक्ट तरीके से जो ये जहर बोया लोगों के दिमाग में, उसकी बात इन्होंने नहीं किया। तीसरी बात कि भारत की सरकार थी, वो वहां पे कोई फ्री एरिया तो था नहीं, वहां पे इस सरकार के लोगों ने क्या किया हथियार को आने से रोकने के लिए। इस सरकार के लोगों ने 90% लोग भेड़ चाल चलते हैं प्रवीण जी। अगर 4 डकैत भी आए तो वो 400 लोगों को डरा के सब कुछ छीन सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आदमी में करुणा है, दया है, क्षमाशीलता है, विनयशीलता है, तो उसमें दरिंदगी है, हैवानियत है, और ये गंदी चीजें भी हैं। और दुर्भाग्य से ये गंदी चीजें इस्लाम की टोपी और इस्लाम की दाढ़ी और इस्लाम के बुर्के में उनको ज्यादा सहूलियत मिली है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है, वो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ये भारत सरकार की जो फेलियर है उस समय की, उसको भी नहीं दिखाया। इनका मकसद एक छोटे से पार्ट को दिखा के, सेंसेशनल बना के, लोगों की भावनाओं को उकसा के पैसा कमाना है, और इसका नतीजा क्या होगा ये उन्होंने नहीं सोचा। मैं इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कहता नहीं हूं, मैंने लड़ाई लड़ा है, और मैं खुद नहीं लड़ाई लड़ा हूं, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे छात्र छात्राएं सबने मिलकर लड़ा है और इस देश को बचाने की कोशिश की है। इस्लामिक कट्टरवाद के फेवर में नहीं हूं, लेकिन ये बहुत ही ओछा और एक गिरा हुआ तरीका हमें नजर आता है। क्षमा कीजिएगा प्रवीण जी। नहीं सर, मेरा ये एक सवाल है कि अगर कश्मीरी पंडितों के दर्द, जो दर्द है, जो निष्कासन का दर्द है उनके अंदर, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर फिल्म बहुत पहले बन जानी चाहिए थी? मैं कहता हूं फिल्म नहीं बननी चाहिए थी जी। इस पे सरकार जो है, हम क्या नाटक नौटंकी करने के लिए, दर्द क्या नाटक करके पैसे बुनाने के लिए जी। सरकार क्या कर रही थी? और कोई कहे कि लोगों को मालूम नहीं था, ये गलतफहमी है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे उन सभी को मालूम था, जिन लोगों के कश्मीर में मित्र थे उन सभी को मालूम था। और जेएनयू में हो सकता है गलत किस्म के लोग। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे डाइग्रेस कर जाता हूँ। उसी समय जेएनयू में एक कश्मीरी था, वो आतंकवादियों से मिला हुआ था। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और उस कश्मीरी को रातों रात जो है पुलिस पकड़ के लेके चली गई, और फिर कुछ पता नहीं चला। और जेएनयू के ही कुछ लोग गए और उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि इसको पुलिस ले गई है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखो, पुलिस ले गई है तो कुछ वजह होगी, बिना वजह तुम्हें तो पकड़ के नहीं ले गई है, उसको ले गई है। तो उन लोगों ने कहा उसके साथ कठोरता से भी आ रही है पेश, पुलिस आ रही है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस का अपना तरीका है, वो कुछ वजह होगा, तुम्हारे साथ तो नहीं आ रही है, इस पे कोई बात मत करो। तो मेरा कहने का ये मतलब है प्रवीण जी कि ये जो है कश्मीरियों के दर्द कहानी बनाने के लिए नहीं है, उस दर्द को मिटाने की जरूरत है। और खास करके ऐसे समय में जहां सारी चीजें हमारे लिए फेवरेबल हैं, और कश्मीरियों को दर्द को मिटाने के लिए कश्मीर के भीतर के साथ साथ पाकिस्तान में जो एक दरिंदा तंत्र है, पाकिस्तान में एक अपराध तंत्र है, उसका समूल सर्वनाश करना पड़ेगा। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस पाकिस्तानियों ने हमारे देश के भीतर जब वो आके उन्होंने ये जहर फैलाया, तो क्या वो जहर अपने आप फैलाए? क्या उनके समर्थक हमारे सरकार में, हमारे खादी पोशाक में और खाकी वर्दी में नहीं थे? बहुत सारे कल भी थे, आज भी हैं, और उनका तरीका बदल गया है। आप उसको तो देखना नहीं चाहते हैं। आप सारा ध्यान दे के रखे हैं कि उसको नाटक कीजिए, नौटंकी कीजिए, उनके दर्द का मजाक उड़ाइए, एक तरीके से देखा जाए। मैं कश्मीर के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि नहीं, ठीक है, ये फिल्म आई है, अच्छी बात है, लेकिन इस फिल्म ने सारी बातों को नहीं दिखाया। ऐसे विषय पे और फिल्में आनी चाहिए, पूरी कंप्लीटली वो आनी चाहिए, और उसके भीतर में जाएं। आप ये मानते हैं कि जो जितनी बर्बरता हुई थी उसको नहीं दिखाया गया, उसका एक पार्ट बस दिखाया गया है इस फिल्म में, छोटा सा पार्ट दिखाया गया, और उसकी बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई। इस बर्बरता में सिर्फ एक चीज दिखाई जाने की, देखिए मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद कहा कि इस्लामिक टोपी, इस्लामिक दाढ़ी, इस्लामिक बुर्के के पीछे जो सोच है वो बहुत ही जहरीली सोच है। वो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरा है। तो हमें उस सोच की हत्या करनी है, मुसलमानों की हत्या बिल्कुल नहीं करनी है। मुसलमानों को संभाल के रखना है, और ऐसे जहर से भारत के मुसलमानों को बचाने की जरूरत है। और जब मौका मिलता है तो भारत के, दुनिया के मुसलमानों को ऐसे जहर से बचाने की जरूरत है। ये ऐसा जहरीला, मैंने कहा ना कि ये ऐसी जहरीली सोच है, ऐसी जहरीली विचारधारा है जो लोगों के भीतर चली जाए तो उनको दरिंदे और हैवानियत से भी दूर वो लेके चली जाती है। मुझे इस बात पे मेरा विरोध है प्रवीण जी, क्योंकि इस डायरेक्टर को समझ नहीं है। सिनेमा में नाटक नौटंकीकार जो है उनको छोटी मोटी समझ होती है, और ये समय आ गया है कि इसमें विद्वान जो वाकई साइकोलॉजिस्ट भी जाएं, इसमें सोशियोलॉजिस्ट भी जाएं, और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी जाएं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है।
और इसके वाकई सिक्योरिटेट्स भी जाएं, दूसरे लोग भी जाएं, इसमें देखें कि भाई ये बहुत सेंसिटिव विषय पे फिल्म बनी है। नहीं तो सर ये फिल्म आपके हिसाब से आखिर उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को कैसे उस पर मरहम लगाया जाए? आपके हिसाब से क्या करे सरकार इसके लिए? देखिए, इसके लिए सरकार पहला काम करे कि एक रूल ऑफ लॉ लाने की कोशिश करे। ये नहीं कि हम किसी की जय जयकार करते रहें। और हमारे हिंदू सरकार और मुस्लिम सरकार में क्या फर्क है कि मुस्लिम सरकार को हम कहते हैं ये डकैतों की सरकार थी, लुटेरों की सरकार, इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम थे। उनके यहाँ रूल बेस्ड गवर्नेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप देखिए, आपकी बातों से मैं भी कभी कभी जो है उत्तेजित हो जाता हूँ प्रवीण जी। जो आइडियल रूल था भारत का, उसमें क्या था कि राजा के पास कोई मनमानी शक्ति नहीं होगी, राजा को भी न्याय का और धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये बात जो है मुगल काल में या गुलाम वंश के काल में नहीं थी। ये डकैत थे, ये आने के बाद सबसे यहाँ से लूट लो, वहां से लूट लो, अपने लिए बड़ा आलीशान मकबरा बना दो, अपने बेगम के लिए मकबरा बना दो, अपने लिए बड़ा घर बना दो। हिंदुस्तान में स्लेव लेबर था ही नहीं, तो हमारे यहाँ थोड़े बहुत मंदिर बनते थे। तो जब आप हिंदू सरकार की बात करते हैं तो पहला काम कीजिए, एक न्याय वाली व्यवस्था बनाइए, जिस व्यवस्था में गलत करने का अधिकार किसी को नहीं हो। वो हम उस व्यवस्था में तो बदलाव करना नहीं चाहते हैं। हम तो राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश में एक बंटवारा करना चाहते हैं। सारे मुसलमान के कुछ लोग, मैं मानता हूं कि बहुत हैवानियत पे उतर गए थे, और ऐसी हैवानियत का छोटा मोटा नमूना दूसरी जगह भी होता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी मॉब लिंचिंग हुई है। तो हमें इस जहर को बचाना है। मैं इसको बिल्कुल इवन आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूं कि क्यों इस्लाम में, अगर आप अगला सवाल पूछे तो मैं बताऊंगा कि क्यों इस्लाम में या अरबिक प्रैक्टिसेस में या उस एरिया के मामलूक या एनाटोलियन या टर्किक प्रैक्टिसेस में बर्बरता क्यों है, मैं उसको बताऊंगा अलग से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका पहला काम होना चाहिए था कि एक ऐसा मजबूत रूल ऑफ लॉ आए कि इसको रेडिकलिज्म को। दूसरा, सुरक्षा देके कश्मीरी लोग कश्मीर में जाना चाहते हैं तो उनको वहां लेके जाए, या जहां कहीं चाहते हैं आप वहां उनकी मदद करें। आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप इनमें से दो चीजें करना चाहते हैं, कोई सिनेमा वाला कुछ पैसे बनाना चाहते हैं और बाद बाकी लोग अपना कोई एजेंडा सीधा करना चाहते हैं। और ये दोनों बातें देश के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि कश्मीरी लोगों के साथ हुआ वो दुनिया के किसी लोगों के साथ नहीं हो। इसका सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि एक हम उनको इंडिविजुअली तो देखें ही देखें, साथ में ऐसी समस्या दोबारा कभी हमारी धरती पे नहीं आए, उसके लिए हम प्रयास करें, और उस तरफ पे हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस्लाम और हिंदू धर्म में जो ये संघर्ष जो है ये क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और अगर ये संघर्ष है तो इसको आने वाले सालों में आप इसको कहां पाते हैं? ये प्रवीण जी बहुत ही गहरा सवाल आपने पूछा है, और मेरे ख्याल से कोई इंसाइक्लोपीडिया भी लिखी जाए तो पर्याप्त नहीं होगा। मैं कहूंगा कि भारतीय सभ्यता और इस्लाम का ये जो रूप आया उसके बीच में संघर्ष भी है और नहीं भी है, एक तरीके से देखा जाए। जब पैगंबर मोहम्मद की हम बात करते हैं तो उन्होंने हिंद की हमेशा खूबसूरत लफ्जों में उन्होंने तारीफ की। अब उसका उर्दू जो अरबिक में कहा और उसका उर्दू ट्रांसलेशन जो मेरे सऊदी अरेबिया के मित्र कहते हैं, उनका मतलब अगर कहें हिंदी में ये होगा कि हिंद की खुशगवार हवाएं जो आती हैं वहां से जन्नत की खुशबू आती है। ये पैगंबर मोहम्मद के अल्फाज हुआ करते थे। पैगंबर मोहम्मद के वंश के लोगों को जब उन्हीं के तथाकथित खलीफाओं ने हत्या करने की कोशिश की तो उन्हीं को प्रश्रय दिया था सिंध के राजा दाहिर ने, और जिसको जो है मोहम्मद बिन कासिम धोखेधड़ी से या जो भी कहे उसको आके ले गया और दाहिर की मौत हुई और दाहिर जी की बेटियों को भी उठा के लेके गए। तो देखिए, जो शुरुआत है ये दो अलग अलग सोचने वाले तरीके की शुरुआत है, पहली बात। दूसरी बात हुआ क्या कि जो भारत में जो सोचने का तरीका है उसमें बहुत सारा बिखराव आ गया। जो प्री इस्लामिक अरबिया जो है उसके सोचने का जो तरीका है उसमें यूनिफाई हो गया। इसकी शुरुआत अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा और आपको बताऊंगा, और ये कहानी के रूप में नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों में भारत तंत्र को पढ़ने के लिए मैंने पूरे जेनेसिस ऑफ ह्यूमन रेस से कह के, अर्ली होमिनाइड से लेके और बहुत सारे सिविलाइजेशन की हिस्ट्री से लेके, न्यूरोबायोलॉजी से लेके, न्यूरोफिजियोलॉजी से लेके, न्यूरोसाइकोलॉजी से लेके, एवोल्यूशनरी से बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश की। उसके सार में अगर मैं जाऊं तो कहूं कि देखिए, मनुष्य में जो है हर एक ह्यूमन रेस की 99% जीन्स सिमिलर हैं, लेकिन 98% जीन्स हमारे चिंपैंजीज से ही सिमिलर हैं। तो ये माना जाता है कि करीब 60 वर्ष पहले जो है मनुष्य चिंपैंजियों से अलग होना शुरू होता है। ये
पिछले 20 साल के रिसर्च की बात है, और उसमें 6 लाख वर्ष के आसपास जो है होमो सैपियंस जो करंट ये हैं हम लोग आते हैं। लेकिन ये भी अब कुछ और रिसर्चर्स कहते हैं कि जब होमो सैपियंस आते हैं तो उस समय पहले के जो रेस के लोग थे, पार्ट ऑफ होमो इरेक्टस, पार्ट ऑफ होमो हैबिलिस, एक और वर्ड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये तमाम लोग निएंडरथॉल्स, ये कुछ फेज ऐसा रहा कि सारे लोग ओवरलैपिंग करते रहे, कुछ फेज में एक दूसरे के साथ रहे। ये पुरानी अतीत की बातें हम कह नहीं सकते हैं। आदमी की जो सोचने का, बिहेव करने का जो तरीका है, उनके जीन्स पे भी डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, कल्चरल लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। तो जो सऊदी अरबिया का जो तरीका है कि आप देखें कि आदमी को कहते हैं, सारे जीवों को कहते हैं कि दो किस्म के जीव होते हैं। एक को कहते हैं पेयर बॉन्डिंग एनिमल्स और दूसरे को कहते हैं टूर्नामेंट स्पीशीज। जो पेयर बॉन्डिंग एनिमल्स वो आमतौर पे एक पैटर्न इसके साथ रहते हैं, उनमें इमोशन बहुत अधिक होती है, उनमें प्रेम की भावना अधिक होती है, एम्पैथी अधिक होती है। लेकिन जो दूसरे टूर्नामेंट स्पीशीज हैं उनमें भी ये अलग तरीके से होती है। जैसे मेल ओनली गैंग फॉर्म किया, गैंग फॉर्म करके वो जेनोसाइड, दूसरे गैंग की हत्या कर देना, बहुत सारे औरतों को कब्जा करके अपना हरम बनाने का ये जो था, ये देखा जाए तो बबून्स और माउंटेन गोरिल्ला से जो इंसानी नस्ल दूर हुई होगी तो उनके नस्ल के ये गुण नजर आते हैं। तो जो प्री इस्लामिक अरेबिया में आप देखें कि क्या तरीका था कि कुछ मेल जो है वो प्राइड की तरह रहते थे कि उनके पास अपनी माँ के अलावे बाद बाकी तमाम औरतों को वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते थे। तो ये 72 गुरुओं का जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद उसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसी से आता है कि भाई वहां जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा हरम मिलेगा। हालांकि पैगंबर मोहम्मद ने देखा जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन तमाम कुरीतियों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। लेकिन जो भी हो, आप देखिए कि उस सभ्यता का जब मिस्र से सामना होता है, वो भी डिसेप्शन करके, ये करके, मेल ओनली गैंग से करके सारी स्टेबल सिविलाइजेशन को खत्म कर देते हैं। कई जगह जो मंगोल्स इनके लोग नहीं थे, उसको भी प्यार से, डिसेप्शन से, अग्रेशन से, सबके मिक्स से उसको अपने पास लाते हैं। तो देखिए ये जो है एक अग्रेसिव सी कौम थी, जिस किसी वजह से दूसरे को उन्होंने डराया, अपनी तरफ बनाया, और अपनी तरफ बनाने के बाद ये क्या करते थे कि ये ड्यूस बहुत कम करते थे। मुगल काल में जब भारत में वो आते हैं, इतने साल में एक विश्वविद्यालय नहीं बना, सारे विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए, सारे अपने अय्याशी के लिए, सेंसुअल प्लेजर के लिए चीजें बनाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं गई। क्या बनाया गया? तो भाई एक राजा ने अपने रहने के लिए महल बनाया और मरने के बाद अपना खूबसूरत सा मकबरा बनाया। तो ये सब जो है हैवानियत और दरिंदगी की और इंसानियत और ह्यूमिलिटी, जो मैं इंसान की अच्छी चीजों में कह रहा हूँ, उसके बीच में संघर्ष था। लेकिन जो इंसान की अच्छी चीजें थी, उन इंसान की मिशन आ चुका था, क्योंकि इंसान में खराबी तो है ही। तो जो वंशवाद है वो हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं था। जब हम एडवांस किए तो राजा भरत ने वंशवाद खत्म कर दिया था, महाजनपद में वंशवाद नहीं था। तो ये वंशवाद आने की वजह से और ये जो है आडंबर आने की वजह से भारत की सभ्यता कमजोर हो गई थी। तो वहां से ये झगड़ा शुरू होता है, और झगड़ा शुरू होने के बाद देखा जाए तो इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जैसे बना, क्या बना पाकिस्तान? ये हमारे ही लोग थे, यही जो बबून और माउंटेन गोरिल्ला जैसे अग्रेशन वाले लोग जो थे, ये जीन्स ही नहीं इन्फ्लुएंस करती है, बिहेवियर भी आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस कर देती है। कि 90% लोग तो हमारे ही लोग हैं जो कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने के बाद ये मौका परस्त लोग थे, बेईमान लोग थे कि पहले हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, मुसलमान को खुश करने के लिए, फिर मुसलमान से अलग होकर ये अंग्रेज की खुशामद करने के लिए वहां चले गए कि आओ अंग्रेजों, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, बस हमें कुछ देते रहना बदले में। तो ये बेईमानी और मक्कारी का जो ये स्वरूप है, ये इसमें आ गया। और ये लोग करते क्या है कि ये जो है, जिसे हम कहा जाए कि ऑर्गेनाइज क्राइम में, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की मोनोपोली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई दफे मैंने तो लिखा ही लिखा है, दुनिया भर के CIA के फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने लिखा है कि कैसे इनका रोल है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से पाकिस्तान या कुछ सारे नहीं, दूसरे मुस्लिम देश तो बेहतर हो रहे हैं। तो इन लोगों ने आके हिंदुस्तान के जो गलत, हमारा गंदा समाज का हिस्सा था, उसको ही अपना लिया है। और हम सिर्फ मुसलमान को दोष नहीं देते, अगर हिंदू समाज में परिवार विनाश नहीं हुआ होता, पतन नहीं हुआ होता, तो हमारे लोग सऊदी अरेबिया जाते, हमारे लोग सेंट्रल एशिया जाते, हमारे लोग वहां जाते, जैसे हम कंबोडिया गए थे, जैसे हमारे लोग इंडोनेशिया गए थे, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जापान तक को इन्फ्लुएंस हुआ था, चीन तक भगवान बुद्ध का इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ये लोग जाके वहां ठीक करते। गलती हमारे यहाँ थी। अगर आप कमजोर पड़ेंगे, अच्छाई की ताकतें कमजोर पड़ेंगे, तो ये बुराई की ताकतें आएंगी। लेकिन मैं पूरे इस्लाम को बुराई की ताकत नहीं मानता। मैं उन मुसलमान लोगों को, अपने मुसलमान भाई बहनों का बड़ा सम्मान करता हूं कि इन तमाम चीजों से अलग हटने के बाद भी उनमें आज भी हिंदुस्तान के लिए प्रेम है, आज भी जो है वो सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं।
लेकिन ये जो समस्या है कि आइडेंटिटी ड्रिवन, कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी से सुपीरियर है, मैं छुप छुप के कहूंगा कि कैसे दूसरों की हत्या कर दूं, गजवाए हिंद करूंगा, या हिंदुस्तान को दारुल जहलिया कहूंगा कि भाई जो हमारे विश्वास को मानने वाले लोग नहीं हैं तो उनके घर को भी चोरी कर लीजिए, उनके पैसे को भी लूट लीजिए, उनके औरतों को भी लूट लीजिए। तो ये जो है जीन्स में और कल्चर में जो है एक जगह के आया, और ये जीन्स और कल्चर जो है जहर की तरफ फैला, और इसको हम उस तरीके से देखने की बजाय हम अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि कई दफे हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत इमोटिव हैं। मैं तो देखिए कि कुछ बातें जो हिंदू समाज में तथाकथित गलत बातों की जिक्र करता हूं, तो तमाम हिंदू रेडिकल और पैरोकियल लोग जो हमेशा फ्रॉड फर्जी हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, इस्लामिक आतंकवादियों से मिले हुए हैं, वो भी हमें उल्टी सीधी बातें कहते हैं। और जो इस्लामिक कट्टरवादी और ये आतंकवादी है वो तो हमारे निशाना बनाते ही बनाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसकी पूरी टोटलिटी में इमोशन से ये बात नहीं बनेगी, दिमाग से। हम लोग वॉर भी पढ़ते थे तो कहते थे विजडम विंस वॉर, ये एक विजिबल वॉर है। इस वॉर को जीतने के लिए बहुत तेज दिमाग और बहुत मजबूत इंटेग्रिटी की जरूरत है प्रवीण जी, नहीं तो ये वॉर में हम हार रहे हैं। नहीं तो आखिर इसको कैसे कम किया जाए? ये जो दोनों के बीच, दोनों यानी इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच जो ये संघर्ष है, इसको आखिर कम कैसे किया जाए? जी संघर्ष नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ये आक्रमण है इस्लाम के नाम पे, संघर्ष नहीं है। उस आक्रमण के बदले में कुछ काउंटर रिएक्शन हो रहा हो। हम लोग तो गए नहीं थे सऊदी अरेबिया, लोग वहां से आए थे। हम लोग तो गए नहीं थे सेंट्रल एशिया, लोग वहां से आए थे। तो ये आक्रमण तो बिल्कुल नहीं, इस आक्रमण के बदले में कुछ मिसगाइडेड काउंटर रिएक्शन ये हो रहा है। और मैं सोचता हूं कि नहीं, मिसगाइडेड काउंटर रिएक्शन की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है सोच समझ के इस लड़ाई में, डायरेक्ट नहीं या इनडायरेक्ट। और इसलिए नहीं हमें लड़ाई में जीतना है कि हमें मुसलमानों को नुकसान करना है, बिल्कुल नहीं। हमें मुसलमानों को नुकसान से बचाना है, एक जहरीली सोच से, एक जहरीली पैशाचिक दानवीय प्रवृत्ति से बचाना है। देखिए पाकिस्तान में तो हिंदू को उन्होंने खत्म कर दिया, क्या वो शांति से रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। अफगानिस्तान में तो हिंदू नहीं है, कहां टकराव है हिंदू और मुसलमान के? उसको वो शांति से जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं। आप पूरे वेस्ट एशिया में देखिए कि ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन है। छोटी छोटी वजह पे झूठ आरोप लगा के एक दूसरे का हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, एम्प्यूटेट कर देते हैं। क्या वहां पे संघर्ष है? नहीं, ये एक जहरीली सोच है। और इस जहरीली सोच से हो सकता है, मैं एक और बात आपसे कहूंगा, मैं धीमे धीमे कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे भी इस विषय पे इतनी ज्यादा दिलचस्पी भी है तो मैं थोड़ा जोर से बोलने लगता हूं। मैं इस पे कहूंगा, देखिए आप जो है, मैं कहता हूं कि इंसान के ब्रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो सबसे अलग उसे डिफरेंशिएट करता है, उसे कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन के पहला हिस्सा होता है। ये जो है आप देखें कि 25 से 50% अपराधी दुनिया भर के जो भीषण अपराध किए हुए हैं, दुनिया भर के जेलों में देखें तो उनको कहीं न कहीं सिर के उस हिस्से पे चोट आई हुई है, उनका वो पार्ट डैमेज हो चुका रहता है। लेकिन ये जो है डैमेज पार्ट के वाले अगर देखा जाए तो इसका जीन्स में या इसका बिहेवियर से भी इसका असर पड़ता है। तो जो हम बात करें कि जो वायलेंस या अग्रेशन की जो हम बात करते हैं, इमोटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं इसका तरीका ये है कि कैसे इस फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम मेडिकली तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कोअर्शन, बिहेवियर पैटर्न, सारी चीजों से ठीक किया जा सकता है। ये जो इमोटिव लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ लिख के देता हूं, स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी में या येल की यूनिवर्सिटी में बड़े इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। ये बातें लोग पॉलिटिकली करेक्ट है इसलिए नहीं कहना चाहते, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है इसके लिए नहीं कहना चाहते, लेकिन ऐसे इमोटिव आइडेंटिटी वाले सारे लोग मुसलमान ही नहीं होते, दूसरे लोग भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो कट्टरवादी लोग हैं उन सब का ये उसी तरीके से थोड़ा बहुत डैमेज होगा, सप्रेस्ड होगा। चिंपैंजी की मैं बात करता हूं, चिंपैंजी कभी भी, या जानवर से मनुष्य क्यों अलग है कि मनुष्य सोच सकता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम आज ही के दिन जिए, कल के बारे में भी सोचे, परसों के बारे में भी सोचे, अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचे। चिंपैंजी को खाना दीजिए, वो आज खाएगा और अधिक खाना हो जाएगा तो फेंकना शुरू करेगा, कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना डेवलप नहीं हुआ है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है सबसे बाद में डेवलप हुआ है, और यही सिविलाइज्ड इंसानों को अनसिविलाइज्ड इंसानों से दूर करती है। तो जो हिंदू की बात कर रहे हैं, जो इस सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इसका जो एलीट था उसका बहुत बड़ा तबका वो भी बेईमान हो सकता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमेशा ईमानदारी नहीं सिखाता है, वो लॉजिक और रीजनिंग सिखाता है, और हो सकता है सेल्फिशनेस की वजह से ही यहाँ के लोग भी पतित हुए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ
कि ये संघर्ष नहीं है, ये आक्रमण है कुछ ऐसे जहालत की ताकतों से जो सिर्फ ताकत से लेके कर रहे हैं, और कुछ ऐसे डरपोक और लालची ताकतों से उसके कॉम्बिनेशन की वजह से ये मिल गया है। और ये जो है हमें दुनिया को सिर्फ समझाने से नहीं होगा, समझाने के साथ साथ एक्शन की भी जरूरत है। प्रवीण जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नई बातें मैंने कहने की कोशिश की है। नहीं सर, अब हम एक बार फिर से वापस कश्मीर पर लौटते हैं। कश्मीर में जिस प्रकार से 80-90 के दशक में आतंकवाद फैला, हालांकि फैलने तो 70 के दशक से ही लगा था, लेकिन जिस प्रकार से 80-90 में वो अपने पीक पर आ गया था, तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं कि ये आतंकवाद फैलाने में कौन है? देखिए, हम जिम्मेदार कहने के बजाय हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। कि जब 1971 में 90,000 पाकिस्तान के सैनिक थे और करीब 30-35 हजार हमारे सैनिक थे, शिकस्त हो गया, बांग्लादेश में टूट गया, तो इन लोगों को बुरा लगा, ये बिलबिलाए, क्योंकि इनका ढोंग पाखंड सब खत्म हो गया। और उस वक्त ऐसा खतरा आ गया था, भारत ने बड़ी उदारता दिखाई कि 90,000 सैनिकों को दे दिया। उस वक्त ऐसा खतरा आ गया था कि पाकिस्तान का मौजूदा हालात में बचना भी मुश्किल लग रहा था। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान के ISI, डीप स्टेट और तमाम लोगों ने मिलकर फिर कोशिश किया कि हम डायरेक्ट मिलिट्री से तो लड़ नहीं सकते हैं। डिसेप्शन जो है मामलूकी लोगों का युद्ध का पुराना स्ट्रैटेजी है। आप देखें कि जब महमूद गजनवी आया तो एक किले पे, एक फौज पे, एक कैंटोनमेंट पे अटैक नहीं किया, उसने मंदिरों पे अटैक किया, बच्चों को टारगेट किया, औरतों को किया, सिविलियन पॉपुलेशन को किया। तो इस नीयत से जो है पाकिस्तानी स्टेट ने क्या काम करना शुरू किया कि हिंदुस्तान के सेक्युलर, लिबरल तथा कथित लोगों को करना शुरू किया, उनको बरगलाना शुरू किया। करप्शन जो है, मैं बार बार कहता हूँ प्रवीण जी कि करप्शन बहुत भयंकर चीज है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। करप्शन के जरिए किसी को सबवर्ट किया जा सकता है। तो भारत में करप्शन एक वे ऑफ लाइफ था, है, और शायद आने वाले कई शताब्दियों में ये हमारे DNA का हिस्सा बन चुका है। तो हम इसको ये नहीं कर सकते। तो उसका फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने कई जगह कोशिश किया, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहां बहुत मेजॉरिटी को पहले ही 13वीं-14वीं शताब्दी तक ही कन्वर्ट कर दिया जा चुका था। तो वो उनको लगा कि तबलीगी वो भेजते थे, तबलीगी जो प्रेयर ऐसे करें, वो ऐसे करें, वो पहला था। और दूसरे बात जो है, उसके बाद खतरनाक किस्म के जो आतंकवादियों को भी उन्होंने भेजना शुरू किया और लोगों को सबवर्ट किया। 15 से 20 साल उन्होंने लगाया सबवर्ट करने में। और जब ये हो गया तो दूसरा काम था कि बॉर्डर फोर्स था। उन दिनों देखे कि अफगानिस्तान में काफी जगह से लोग आ चुके थे। 80s में 79 वगैरह में सोवियत का इंटरवेंशन रहा, तो 80s में एक टेरर का या रेडिकलिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। तो देखिए 90 के दशक में सोमालिया से, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से तो आते थे, चेचनिया से, कहां से आके आतंकवादी लड़ रहे थे। कश्मीरी मुसलमान जो है, कश्मीरी यूथ उस समय फ्रंट पे नहीं था, ये लोग आ रहे थे। अब उसको जब ये 90% जनता जो है भेड़ चाल चलती है, उनमें फर्क नहीं होता। और जब इन लोगों ने देखा कि हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनका घर छीना जा रहा है, तो इनके भीतर की भी हैवानियत जागी। और ये जागी तो जागने के बाद इन्होंने लूटना शुरू किया, बलात्कार करना शुरू किया, बहुत बर्बरता हुई, इंसानियत को शर्मसार करने जैसी बर्बरता हुई है। और वो शुरू हुआ, लेकिन उसके वजह क्या रही कि ये जब चीजें होती हैं, आप अपने घर में छुप के नहीं बैठ सकते। हिंदू सभ्यता या भारतीय सभ्यता से मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि वो जो है इसके लोगों को डंडी मारने की सो कॉल्ड लेट की आदत पुरानी, सदियों पुरानी है। और वो जो है अपने ही घर में बैठ के छुप के डंडी मारते नहीं। जिस देश ने कौटिल्य पैदा किया हो, जिस देश ने चंद्रगुप्त मौर्य पैदा किया हो, जिस देश ने विक्रमादित्य पैदा किया हो, उस देश में कितना ये पतन हो चुका है कि भाई आपको अगर लग रहा है कि अफगानिस्तान में हो रहा है, आप तैयारी कीजिए। और तैयारी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल से नहीं कीजिए, आप अपने भीतर के सरकार के ढांचे को, प्रशासन के ढांचे को, सुरक्षा के ढांचे को बदलने की कोशिश की, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। तो इस तमाम चीजों का असर इस तरीके से, इसी रूप में हुआ। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो सिनेमा है वो एक बहुत ही ओछी और गिरी हुई हरकत है कि उस मानवीय बर्बरता को भुना के और जो जुल्म हुआ उसको भुना के पैसे कमाने की और लोगों को बरगलाने की। तो मेरा यही कहना है कि उस समय ये हालात ऐसे आ गए थे कि इस हालात में आने के बाद सरकार सोती रही। भ्रष्टाचार का फायदा उठा के पाकिस्तानी डीप स्टेट ने हमारे कई एक लोगों को सबवर्ट कर दिया। सारे लोगों को पता था कि कश्मीर में, बहुत हाल तक पता था कश्मीर में कौन कौन से नेता को पाकिस्तान नकली नोट छापता है, भारत के कश्मीरियों को नकली नोट देता है। ये पूरे मीडिया में भरा पड़ा हुआ है, भारत के नहीं बल्कि इम्पार्शियल मीडिया तक में भरा पड़ा हुआ है, उसकी लिस्ट बनी हुई है और सभी को मालूम है। लेकिन सरकार हमारी चुपचाप देखती रही, बैठती रही। तो देखिए गलती तो अंत में सरकार की आती है। सर आप कह रहे सरकार देखती रही और बैठी रही,
तो क्या आप जो खास करके जितनी भी सरकारें रहीं, क्या सभी सरकार इसमें जिम्मेदार है या आप किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जब मैं सरकार की बात कहता हूं तो मैं जी। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कहता हूं, जी। मैं इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप की बात कहता हूं। जी। क्यों हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ लोग ऐसे नहीं है जिनकी रीढ़ की इतनी हड्डी होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कहें कि धन श्रीमान प्रधानमंत्री जी या श्रीमान मुख्यमंत्री जी, ये जो है उचित नहीं है, ये देश के खिलाफ जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। नतीजा होगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी सभ्यता बनना चाहते हैं तो इस बड़ी सभ्यता के लिए प्रवीण जी आपको अपना बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से मैं तो सर- आईटी सेल और मीडिया में कह रहा हूं कि वो नेताओं की ही कमी नहीं है, हर एक लेवल पे हमारे अपना गुलामी का कल्चर बन गया या स्वार्थ का कल्चर बन गया, तो सारे सरकारों की जिम्मेदारी कल भी थी, आज भी है कि हम वो सोचना नहीं चाहते हैं। क्या मजबूरी है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन ये जो है राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारा लगाने से नहीं बनता है, राष्ट्रभक्ति सिर्फ शहीदों के ऊपर फूल चढ़ाने से नहीं बनता है, राष्ट्रभक्ति जीना पड़ता है। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने का तरीका भी, जो मैं कहता हूं ना, के लिए जो आप काम करें वही धर्म और वही राष्ट्र है। तो सारे लोगों की गलती है, लेकिन इसी में कुछ लोग अच्छे काम करते रहे, कुछ लोग आप नहीं, देखें कि तो सर आपको ये नहीं लगता है कि मान लिया जो कोई अधिकारी इस प्रकार के हों और वो इस तरह से कह दे कि ठीक है मैं अब इसमें इस तरह से काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये हमारे सर से ऊपर चला गया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो खास करके हमारे चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों या कोई भी हो, जो टॉप लीडरशिप है वो कहेंगे ठीक है आप चले जाओ, कोई बात नहीं है, हम फिर ऐसे लोगों को थोप देंगे जो हमारे इशारे पर चले, हमारे इशारे पे काम करे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं प्रवीण जी, कि कांग्रेस की सरकार में भी लोग हमसे बहुत हमसे नाराज रहते थे कि हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, और इस सरकार में तो क्रिमिनल फोर्जरी करके जो है हमें हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि, तो मैं नहीं कहता हूं मैं अकेला हूं, हमारे बहुत से, देखिए जो कश्मीर की स्थिति 1990 के दशक में थी प्रवीण जी, वो तो थी कि बहुत ये जा चुका था, कितने हमारे भारत के सैनिक मरे, कितने सिविलियन इंस्टीट्यूशन के लोग भी मरे हैं, और कितने कश्मीरी पॉलिटिशियन भी मरे हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए। ये जो है मैं कहता हूं कि उनके साथ बहुत अन्याय होगा। मेरे कितने कश्मीरी मित्र हैं जो कहते हैं कि जिंदगी में वो पंडित से ही कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि कितने 2 पुश्त हुए 3 पुश्त हुए, लेकिन न तो बचपन में न अभी वो बीफ खाने वाले लोगों से दूर रहते हैं, वो अभी भी छुप के कन्हाईसन कहते हैं कि कन्हई के पैसे हम मजार पे चढ़ा देते हैं, कन्हैया के मंदिर में नहीं चढ़ा पाते हैं, अभी भी उनके भीतर जो है पुराने रिवाजों को या शिवरात्रि के कई चीजों की पूजा करने का ये है। इन तमाम लोगों को, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप डरा देती है, उसी समय पाकिस्तानी आतंकवाद ने इन सभी को डरा दिया या मार दिया या हत्या कर दिया, और भारत की सरकार मूक दर्शक बनी रही। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप की स्मार्टनेस वही है कि अपने आप को तो बचाए रखे, लेकिन उनके हाथ में टूल क्या है, भाषण तो टूल नहीं हो सकता ना, उनके हाथ में टूल है एक अच्छी पुलिस व्यवस्था, एक अच्छी न्याय व्यवस्था, एक अच्छा उन व्यवस्थाओं के भीतर में कल्चर, उसमें उनकी सोच ही नहीं थी, सोच हो नहीं सकती है। और इसके भीतर में, ब्यूरोक्रेसी के भीतर में जो लोग टॉप पे पहुंचते हैं, जिनको थोपा जाता है, उनकी जिंदगी किस चीज में बीती है? उनकी जिंदगी चाटुकारिता में बीती है, चोरी में बीती है और चापलूसी में बीती है, अधिकतर की 90% की, नहीं तो चुपचाप रहने में बीती है। तो वो जब भी जाएंगे तो वो चोरी चाटुकारिता और चापलूसी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, इसी सिस्टम में आगे पीछे करके लोग चल रहे हैं, तभी हमारा व्यवस्था जो भी था बचा हुआ है, बना हुआ है। लेकिन जो कश्मीर में हुआ, मेरा यही कहना है प्रवीण जी, कि उसको भुनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। और इस्लाम में जो दरिंदगी का जो ये रूप है, जो हैवानियत का रूप है, उससे इस्लाम को मुक्ति दिलाने की जरूरत है। और इसकी पहल सऊदी अरबिया नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, चीन नहीं कर सकता, उसकी पहल भारत कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में माइनॉरिटी में सबसे अधिक मुसलमान है, और ये पाकिस्तान या बांग्लादेश में इनको नकली क्रिएशन मानता हूं, ये है भारत के ही हिस्से। जी सर, कश्मीर को अस्त व्यस्त करने में आप पश्चिमी देशों की भूमिका को कैसे देखते हैं? बहुत ही खराब भूमिका रही है पश्चिमी देशों की। देखिए कश्मीर को लेके एक तो पहले उन्होंने हमारे ऊपर ये लकीर खींचने की कोशिश की, जी। हिंदू मुसलमान, आप जानते हैं कि लोग कश्मीर कह रहे हैं, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो कितने लोग आए, मैंने इसको भी देखा, 1.5 करोड़, इतने ज्यादा रिफ्यूजीज कहीं नहीं रहे, 1.5 करोड़ लोग जो है
दिल्ली के रिफ्यूजी कैंट में थे उस समय, बांग्लादेश और यहाँ से आके कलकत्ते में जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज थे, अनरजिस्टर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। करीब 1 करोड़ लोगों के बारे में, 10 मिलियन लोगों के बारे में कही जाती है कि या तो वो उनकी हत्या हो गई और करीब उतने ही ज्यादा लोग कन्वर्ट हो गए, मजबूर हो गए। कहाँ ह्यूमन राइट था पश्चिम का वहां पे? और हिंदुस्तान के लोग भी भूल चुके हैं और हमारे वहां से आए हुए लोग भी भूल चुके हैं, सब उनको पता नहीं है। लेकिन पहले तो पार्टीशन हुआ, उस वक्त आप देखिए कि उनका रवैया क्या रहा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करते रहे, भारत को नीचा दिखाने के लिए। पाकिस्तान को उन्होंने सेंटो में शामिल कर लिया, पाकिस्तान को मिलिट्री देते रहे हमेशा से, और भारत को, चूंकि पाकिस्तान उनके खेमे में चला गया, हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। तो 2001 तक देखिए, एक सेमिनार की मैं अध्यक्षता कर रहा था और उसमें रॉ के पुराने चीफ थे एस दुलत साहब, जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं अपने आप में, और कश्मीर में उनसे अधिक कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा पूरे ये में कि जब भी 2001 तक जो है 9/11 के अटैक तक जब भी अमेरिकन से बातचीत होती थी तो अमेरिका के लोग कश्मीरी आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहते थे, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक फ्रीडम फाइटर कहते थे। ब्रिटेन में देखिए कि बीबीसी कितना हमारे खिलाफ पहले भी करता था और उन्होंने पाकिस्तानियों को भर रखा था। क्यों? उसके बारे में ये बातें मैं कहना नहीं चाहता हूं कि इन तमाम देशों ने जो है आजादी के बाद भी, खास करके ब्रिटेन और कुछ ऐसी ताकतों ने, इन लोगों ने भारत में रूल ऑफ लॉ आने देना नहीं चाहते थे। उनको एक शर्म आती थी कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी थी, तो उनको कॉम्प्लेक्स होता था। तो इस वजह से पाकिस्तान को उन्होंने एक ऐसे कैंसर के रूप में इजाद किया कि वो कैंसर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को खत्म कर जाए और इमोटिव आइडेंटिटी बन गई। ये जुलाहे और बुनकर जो हमारे यहाँ के रातों रात मुसलमान बन गए क्योंकि वो दे नहीं सकते थे जजिया टैक्स। पूर्वांचल कई जगह ये है कि पूरे के पूरे 4-4 लाख लोग, 10-10 लाख लोग क्योंकि जजिया नहीं दे सकते थे, वो भी सऊदी अरबिया से अपनी एंसेस्ट्री खोज लिए, चंगेज खान की औलादे बन गए। तो ये जो है, इस चीज को पश्चिम के देशों ने भुनाया और भारत को एक कैंसर के जरिए, पाकिस्तानी और इस्लामिक आतंकवाद रूपी कैंसर को इजाद करके इसके जरिए हमारी सभ्यता का वो सर्वनाश करना चाहते थे और अभी भी करना चाहते हैं। उनकी कई एक ताकतें हैं, तो हम उनको दोष देने के बजाय मैं कहता हूं कि आप अपने भीतर से लीडरशिप क्यों नहीं लाते? हम जब इतने सारे सीईओ दे सकते हैं, हम इतने सारे विवेकानंद पैदा कर सकते हैं, मैंने एक ही करे, इतने सारे चरित्रवान लोग पैदा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर सकते हैं? लेकिन प्रवीण जी, होगा क्या कि हिंदुस्तान के डीएनए में दलाली, ब्रोकरेज, झूठ, रेप ये हो गया है। हिंदुस्तान के पुलिस वाले ही हैं ऐसे जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल पे जो काम कर रहे थे, नंबी नारायण, उनको उन्होंने फंसाने की कोशिश की। हमारे हर एक बड़े इसमें देखा जाए वैज्ञानिकों की हत्या में कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोग ही शामिल हैं। तो कहीं न कहीं हमारे डीएनए में कमी आ गई है और हमें कोरोना के साथ साथ एक कैरेक्टर का वैक्सीन भी इजाद करने की जरूरत है कि जिसमें कैरेक्टर का वैक्सीन जब तक हिंदुस्तानियों को नहीं लगता है तब तक हम दूसरों को देते रहेंगे। सर, उस वैक्सीन के बारे में भी तो एक अलग ही एक प्रकार से चल रहा है कि नहीं, वो वैक्सीन कितना असरदार है, तो उस पर तो एक अलग बहस फिर से हम लोग करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर में खास करके हमें, यानी कि भारत सरकार को, और या कश्मीर हो चाहे भारत के अन्य राज्य हो, वहां पर इस्लामिक कट्टरवाद को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, इस्लामिक कट्टरवाद को सबसे पहले आप हिंदू कट्टरवाद से काउंटर करेंगे तो न्यूटन का तीसरा लॉ आएगा। बिल्कुल, हाँ, तो पहली बात। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम हिजाब पहनेंगे ही पहनेंगे और हम हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, 4 लोगों को पकड़ के उनको दुरुस्त कर दीजिए, देखिए कि असर आना शुरू होगा। ओवैसी जैसे लोग अगर बांग्लादेश ढाका में होते ना तो उनको शेख हसीना अभी फांसी के फंदे पे लटका चुकी होती। सलाउद्दीन कादिर चौधरी और मतियुर रहमान निजामी तो खैर इनके जैसे सोच के लोग थे, सलाउद्दीन कादिर चौधरी ऐसे नहीं थे, लेकिन उनको भी उन्होंने फांसी पे लटका दिया। तो देखिए, एक रूल ऑफ लॉ जो है कठोरता के साथ आनी चाहिए कि ये लाल रेखा है, कोई भी किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोलेगा। जो पहली बात तो यहां से भारत को आने की जरूरत है। दूसरी, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करें कि कोई मजाक इसमें नहीं होगा। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये भाई इसका नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा। कोर्ट की गलत भी फैसला सुनाया तब भी मानना पड़ेगा। कोर्ट की इंटेग्रिटी पे आप जरूर ठीक करें, लेकिन कोर्ट के फैसले को आप नहीं ये ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि किसी ने कहा, एक बहुत अच्छे मुसलमान थे, बाद में मेंटली अनस्टेबल रहे, वो कन्वर्ट कर गए, जो भी हुआ हो, कि कुरान में शरीफ में कभी 800 या 8000 कुरान शरीफ होते थे। 8000 से उसको 30 से बनाया गया, 30 से 8 में बनाया गया, 8 से 1 में बनाया गया।
और इसमें बहुत सारे प्री इस्लामिक अरबिया की जो गलत प्रैक्टिसेस थे उसको शामिल कर दिया गया। तो इसमें जहां कहीं भी हत्या की बात की जा रही है, जहां कहीं भी इसकी बात की जा रही है, हम देवबंद को, जो हमारे सेमिनरी कहें कि इसको इसमें से निकालिए। इसमें पैगंबर मोहम्मद ने खुद इज्तिमा का ये रखा था, बातचीत कीजिए, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबके साथ रहना है और ये चीजें मानवता के लिए खतरा है, तो उसको वहां से निकाल बाहर कीजिए। और चौथी बात ये करें कि जो भी भारत की धरती पे जो भी हमारे पुलिस के लोग, जुडिशरी के लोग या वकील या पत्रकार या नेता किसी भी तरीके से पाकिस्तानी स्टेट के जरिए, डीप स्टेट के जरिए उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम करने में लगे हुए हैं और भारत के ईमानदार लोगों को अगर वो टारगेट कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए 6 महीने या 1 साल भर या 2 साल के प्रोसेस में इनको भी जो है इस्लामिक जन्नत में पहुंचवा दीजिए। हूरें इनका भी इंतजार कर रही होंगी। तो ये एक काम कीजिए। और उसके बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरीके में जहां भी ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क चल रहा है, उसको आपको कवर्ड वॉर के जरिए ही ध्वस्त करने की जरूरत है। ये इसलिए नहीं कि हम उनके बराबर हैं। जब हम कहते हैं कि भारत सभी संप्रदायों में, सभी इनका जनक है, तो जनक को जो है अब जनक वाली गुणों को दिखाने की जरूरत है और जनक वाली शक्ति दिखाने की जरूरत है। और वो हम तब तक नहीं दिखा सकते जब तक हिंदुस्तान के एलीट और हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स डंडी मारते रहेंगे और हर जगह मुनाफा खोजते रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक मुनाफा क्यों ना हो या पैसे का मुनाफा क्यों ना हो। इस सोच से निकल के आए, तभी वही धर्म होगा। और मैं सोचता हूं कि धर्म का रास्ता वही है, सिर्फ मंदिर बना देना धर्म नहीं है, पर्याप्त नहीं है प्रवीण जी। तो इसका यही उपाय होगा कि एक एक 2-2 स्टेप करके इसको ले जाइए। और मैं समझता हूं कि ये जो है 3 महीने से लेकर 3 साल के भीतर इन समस्याओं को बहुत हद तक 90% कंटेन किया जा सकता है। दुनिया एकदम परफेक्ट कभी नहीं बनेगी। हमें एक स्तर पे जाना है कि जहां पे हम ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों को भी लगे कि एक मजबूत भारत उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। और लगता है, हकीकत यह है प्रवीण जी, कि अगर भारत मजबूत होगा तो 90% पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो है वो एकदम कन्वर्ट भी कर जाएं हिंदुइज्म में या सनातन परंपराओं में या आर्य परंपराओं में। क्योंकि उपनिषद को तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान विद्वानों ने मुझे पढ़ा है और पढ़ के मुझे बताने की कोशिश की है। तो और सभी को पता है कि यहाँ इस भारत की सभ्यता की जड़ें जो है सऊदी अरबिया से हजारों वर्ष पुरानी है। तो यहाँ के लोग अपनी सभ्यता में, अपने क्षेत्र में सम्मान रखना चाहेंगे, लेकिन सम्मान उसी का होता है जो शक्तिशाली होता है। हमें बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत है और इस्लामिकवाद से धंधेबाजी को तो एकदम दूर कर दें हम प्रवीण जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो दर्शक अभी तक इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।